पैम्पलेट ओपन ही रखना, तो पैम्पलेट से क्लियर समझ में आ जाएगा। चैप्टर 2 सॉल्यूशन, टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया था हमने? कहाँ तक जा रहा है देख, फिर ये नहीं आएगा। ओके चलो, चैप्टर 2 सॉल्यूशन और टॉपिक हमने कंप्लीट कौन सा किया था लास्ट टाइम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम और टॉपिक का नाम है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से। और वांट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वांट ऑफ फैक्टर उसका इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, वो समझने की ट्राई करो, सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। एज एग्जांपल ले लो कि अगर मैं पानी ले रहा हूँ और पानी में शुगर ऐड कर रहा हूँ, शुगर का एक पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ या 1 मोल शुगर ऐड कर रहा हूँ पानी में, तो शुगर पानी में जाने के बाद कितने मोल होंगे? 1 मोल ही होगा। अगर मैं शुगर का 1 पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 ही होंगे। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, पानी के अंदर हम NaCl डिज़ोल्व कर रहे हैं, NaCl का कितने पार्टिकल्स? 1 पार्टिकल डिज़ोल्व कर रहा हूँ मैं। समझना है यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करना है हमें कि 1 NaCl में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट पार्टिकल से। तो यहाँ पर पार्टिकल्स NaCl जैसे ही डिज़ोल्व होगा कितने पार्टिकल्स होंगे अंदर? NaCl पानी में जाकर कितने आयंस बना लेता है? 2 आयंस। मतलब ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हें कितनी मिलेगी यहाँ पर? 2। कैलकुलेशन तो हम किसके लिए कर रहे थे? 1 NaCl के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं अंदर? सॉल्यूट के 2 बन जाएंगे, 2 आयंस में डिसोसिएटेड हो जाता है वो। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं बेंजीन का, कौन सा है यहाँ पर? बेंजीन। और बेंजीन में डिज़ोल्व कर रहा हूँ बेंजोइक एसिड। क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं हम? बेंजोइक एसिड। अब मान लो बेंजोइक एसिड के 2 पार्टिकल्स मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? बेंजोइक एसिड के 2 पार्टिकल्स डिज़ोल्व कर रहा हूँ मैं बेंजीन में। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन 2 पार्टिकल्स के लिए होगा, लेकिन जैसे ही वो बेंजीन में डिज़ोल्व होता है 2 के 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर कितने हो गए? 1 हो गया। कैलकुलेशन किसके लिए था? 2 के लिए, लेकिन ऑब्जर्व कितने हो रहे हैं यहाँ पर? तो 1 पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ समझो, NaCl का यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर बेंजोइक एसिड का बेंजीन में क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। जबकि शुगर कुछ नहीं, जितने पार्टिकल्स डाले उतने ही है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन समझो, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो तो डायरेक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। मैंने तुम्हें बोला कि 1 शुगर पार्टिकल्स ऐड कर रहा हूँ तो 1 पार्टिकल ही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 1 NaCl मैंने ऐड किया तो कैलकुलेशन तो मैं 1 के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जर्व कितना हो रहा है अंदर? तो 2 पार्टिकल्स। मतलब कैलकुलेशन जो करेंगे हम गलत आएगा अपना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए ना, अब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। उसी तरह बेंजोइक एसिड के 2 पार्टिकल्स मैंने ऐड किए यहाँ पर। अब 2 पार्टिकल्स ऐड किए, मेरा माइंड में तो वही है सेटअप कि 2 पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस वक्त क्या आएगी? थोड़ी कम मिल रही है हमें, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। तो ये फिनोमेना के लिए जब डिसोसिएशन हो रहा हो या एसोसिएशन हो रहा हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो 4 फॉर्मूला है तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फॉर्मूला कौन कौन से? तो फर्स्ट नंबर क्या था? P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल टू X2। सेकेंड नंबर कौन सा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तीसरा डेल्टा TF के लिए कौन सा फॉर्मूला था? KF इंटू M। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए
पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये चार जो फॉर्मूला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के, जो ये चार फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली ऐसे सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल है जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो। वरना अगर मान लो मैं यही फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करूँ या इसके लिए यूज़ करूँ तो हमारी वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेशन गलत आ सकता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन जिसमें हो रहा है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वॉन्टॉफ ने क्या किया? एक फैक्टर ऐड किया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वॉन्टॉफ फैक्टर। तो ये सभी इक्वेशन में हम क्या करेंगे? वॉन्टॉफ फैक्टर को ऐड कर लेंगे, आई। अब ये फॉर्मूला तुम किसी के लिए भी अप्लाई करो, मतलब डिसोसिएशन, एसोसिएशन या कुछ नहीं हो रहा उसके लिए भी, तो सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है। चलो सेकंड। अब मान लो एज एग्जांपल आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? वॉन्टॉफ फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे हम? तो वॉन्टॉफ फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके 2-3 फॉर्मूला दिए अलग अलग। तो वॉन्टॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेशन वैल्यू कितनी थी यहाँ पर समझना, कैलकुलेशन वैल्यू 1 थी, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो आई वैल्यू कहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? एक तो ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड कैलकुलेशन वैल्यू, या थियोरेटिकल वैल्यू भी हो सकती है, ओके, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड ये है। दूसरा एक और फॉर्मूला है हमारे पास, आई इज इक्वल टू, समझना यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। पहले कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे? दूसरी कंडीशन क्या बनी? ऐड करने के बाद न आफ्टर। तो कैसे लिखेंगे हम? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन, कोई भी दोनों में से एक, और नीचे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एक और चीज़ समझना, एक और फॉर्मूला है यहाँ पर। स्टार्टिंग में NaCl का मास, NaCl का मॉलिक्यूलर मास है ना 58, उसे हम नॉर्मल मास बोल रहे हैं। हमारा कैलकुलेशन तो क्या था? मैंने 58 ग्राम, मतलब उस NaCl जो ऐड किया वो कितना होगा? 1 मोल, मतलब 58.5 ग्राम ऐड किया है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ऐड किया। लेकिन जैसे ही अंदर जा रहे हैं, 2 पार्टिकल्स है, तो दोनों पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? कम हो गया। पहले एक ही पार्टिकल था, नो डाउट, अंदर जाकर वो 2 में डिवाइड हुआ, लेकिन ये पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास अलग, ये पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास अलग। तो अब नया मॉलिक्यूलर मास जो बन रहा है वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू, हम तो आई इज इक्वल टू ऊपर लिखेंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये तीनों मेथड से तुम्हें ना आई वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में फाइंड करना है तो ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में फाइंड करना है तो ये, या ऑब्जर्व या कैलकुलेशन वैल्यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो आई किसी के लिए भी अप्लाई है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपल से। जैसे एग्जांपल ले लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं। किसके एग्जांपल? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है जो 100% क्या हो जाते हैं पानी में जाकर आयोनाइज हो जाते हैं। जो 100% आयोनाइज हो रहे हैं वो क्या है? अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे एग्जांपल NaCl, NaCl का एक पार्टिकल है बिफोर डिसोसिएशन, है ना, बिफोर डिसोसिएशन। लेकिन जैसे ही NaCl डिसोसिएटेड होगा Na+N Cl-, तो स्टार्टिंग में इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने अब? 2। अगर मुझे इसकी आई वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हो रहा है, नॉट एसोसिएशन, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। तो बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1। वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 2। तो NaCl के लिए वॉन्टॉफ फैक्टर क्या होगा? 2।
चलो उसी तरह दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 1 ही मान लेते हैं अभी, बिफोर एडिंग है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है। जैसे ही इसे ऐड करेंगे हम, क्या बनेगा, Mg+2 और 2Cl-। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बने सॉल्यूशन में जाकर, सॉल्वेंट में जाकर 3। तो I की वैल्यू बोलो इसके लिए कितनी होगी, वांट ऑफ फैक्टर 3/1, मतलब वांट ऑफ फैक्टर इसके लिए 3 होगा। चलो एक और एग्जांपल, K फॉर FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे हम। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट चैप्टर का नाम ही है, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सॉल्वेंट में ऐड करूँगा तो ये कैसे डिसोसिएटेड होता है, तो इसका डिसोसिएशन समझना, जो लार्ज ब्रैकेट है ना वो पूरा एक ही पार्ट रहेगा, वो डिसोसिएटेड नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में इसके बारे में समझेंगे हम। चलो पोटेशियम के कितने आयंस होंगे, 4, और ये जो चार्ज है ना 4, ये होल ब्रैकेट के बाहर जाएगा, तो कितना होगा बोलो, FeCN6, FeCN ब्रैकेट के बाहर 6, ओके, और ऊपर चार्ज कितना 4-। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए टोटल, 4 इसके और 1 ये, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने 5। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ आयंस हमें कितने मिल रहे हैं, 5 आयंस मिल रहे हैं। इसकी आई वैल्यू कितनी होगी बोलो, 5/1, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका क्या होगा, 5 होगा। तो सिंपल सा समझना, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो हर बार डिसोसिएशन की वैल्यू तुम्हें 1 से ज़्यादा ही मिल रही है। वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए कितना मिल रहा है, हर बार ग्रेटर देन 1 ही वैल्यू मिल रही है ना। चलो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजोइक एसिड, इसके मैं 2 पार्टिकल्स ले रहा हूँ और किस में ऐड कर रहा हूँ मैं इसे, बेंजीन में। जैसे ही ऐड कर रहा हूँ ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंपाउंड क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे H बॉन्ड से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ तो एक ही हो जाएगा ना, बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड दोनों क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 1 हो गया, स्टार्टिंग में कितने लिए थे हमने, 2 लिए थे। तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा बोलो, I = आफ्टर एसोसिएशन 1/2, तो कितना हुआ 0.5। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ लिख रहा हूँ मैं, वांट ऑफ फैक्टर। अगर मान लो जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ऑलवेज 1 ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है उसमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1, और जिसमें एसोसिएशन हो रहा है उसमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है ना ये, तो डायरेक्ट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, वांट ऑफ फैक्टर। तो डायरेक्ट याद रखना, यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ मैं, फॉर डिसोसिएशन। तुम डिसोसिएशन का कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो जिसमें डिसोसिएशन हो रहा हो, तो डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज़्यादा ही आ रही है। जैसे NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, MgCl2 के लिए 3 आ रही है, एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए 5 आ रही है। कई बार तो MCQ पूछ लेते डायरेक्टली। चलो फॉर एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन थोड़ा फोकस करना, डायरेक्ट MCQ पूछ सकते हैं तुम्हें ये। चलो देन उसके बाद ये तो थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। अगर मान लो हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, तो अब कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पानी में मान लो डिजोल्व कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में, तो 100% वो आयोनाइज हो जाएगा, इट्स कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उनकी डिग्री क्या होगी डिसोसिएशन की, कम होगी, जैसा जैसा सॉल्यूशन जैसा जैसा डाइल्यूशन, लेकिन 100% वो आयोनाइज नहीं होते। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH वीक एसिड है, और वीक एसिड का मतलब ही वो होता है इट्स नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। जैसे इसे पानी में डाल रहे हैं CH3COO -NH+ बनेगा। अब समझो यहाँ पर मैंने अगर ये 100 पार्टिकल्स लिए एसिटिक एसिड के,
और पानी में ऐड कर रहा हूँ 100 पार्टिकल्स एसिटिक एसिड के, तो क्या 100 के 100 एनायन एंड कैटायन में कन्वर्ट होंगे? नो। तो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट कितना है, डाइल्यूशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ ना कुछ होगी। वर्ड समझ रहे हो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे जनरली फाइंड करते थे इसके लिए, तो मान लो t = 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कितना ले लेते थे, c मानते थे। इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में तो 0 होगा, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा आफ्टर t टाइम, है ना। इसके लिए क्या लिखते थे हम, डिग्री ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पर क्या लिखते थे हम, c माइनस अल्फा, c माइनस c अल्फा लिखते थे। और यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते थे k का, k, है ना।